नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी भारत में एसएमए यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इस नाम की बीमारी की चर्चा बहुत हो रही है और बिहार में एक आयांश नाम का बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है और जिसको बचाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर मनीष कश्यप के द्वारा की गई और देखते देखते इसका असर ये हुआ कि शायद ही आज बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी दुआओं में आज अयान्स की ज़िंदगी ना हो। इस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर विक्रमवीर सर से। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, ये एसएमए क्या है और ये क्यों होता है? एसएमए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस बीमारी का फुल फॉर्म एसएमए से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा में एसएमए कहा जाता है। वास्तव में यह मोटर न्यूरॉन डिजीज है। यह मसल्स का डिजीज नहीं है, यह न्यूरॉन्स का डिजीज है। स्पाइनल न्यूरॉन्स, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, ऐच्छिक कार्य, वॉलंटरी कार्य, वह कर पाते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स के द्वारा मसल्स को आदेश दिया जाता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, बैलेंस करना है। मगर अगर यह आदेश नहीं निष्कासित हो तो हमारा वह मसल्स कार्य नहीं करेगा, मतलब वह लकवाग्रस्त रहा जाएगा। एसएमए में यही होता है। वो मोटर न्यूरॉन जो कि एक प्रोटीन के मार्फत इस कार्य को करता है, जिसको एसएम प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है और यह देखा गया है कि यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज है जो कि क्रोमोसोम 5 के साथ जुड़ा रहता है। हालांकि इसका कुछ ऐसा भी फॉर्म है जो बिना क्रोमोसोम 5 के भी होता है, रेयर फॉर्म है वो, और भी ज़्यादा रेयर। एक तो क्रोमोसोम 5 का यह बीमारी का इंसिडेंस ही रेयर है, मगर जो बिना म्यूटेशन के भी होता है या बिना जेनेटिक काउज के भी हो वह और भी रेयर है। तो जब यह ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब अगर कोई डोमिनेंट जीन पर होता है तो वह बीमारी की संख्या ज़्यादा होगी, वो डोमिनेंट जीन पर है। यह रिसेसिव है, यह बहुत विकट परिस्थिति में ही सामने आएगा, अदरवाइज यह सामने हमें पता ही नहीं चलेगा। यह बीमारी रेयर है क्योंकि यह ऑटोसोमल रिसेसिव है। कोई भी जेनेटिक डिजीज अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो वो रेयरली सामने आएगा। मतलब आसान भाषा में ये एक जेनेटिकल डिजॉर्डर का बीमारी है। जी बिल्कुल, यह जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि म्यूटेशन के बाद होता है। इसके सिम्टम्स क्या है सर? सिंपली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह मोटर न्यूरॉन डिजीज है। हमारा वो न्यूरॉन सही ढंग से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा वो मसल ऐच्छिक कार्यों को नहीं कर पाएगा और ख़ास तौर पे हमारे रीढ़ की हड्डी के केंद्र बिंदु मानते हुए उससे सटा हुआ जितना भी मसल्स है वह पहले पैरालाइज होगा बनिस्पत की दूर। जैसे हमारे डिस्टल मसल्स का फिंगर मसल्स जो है वो तुरंत पैरालाइज नहीं होगा, लेकिन हमारे बाँह का मसल्स पैरालाइज होगा। हमारे कुल्हा के पास का मसल्स पहले पैरालाइज होगा, हमारे टोज का मसल्स देर में पैरालाइज होगा। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक का मसल्स है वो पहले पैरालाइज होगा, जो दूर का मसल्स है वो देर से पैरालाइज होगा। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि लोअर लिम्ब, मतलब हमारे पैरों की जो मसल्स है वो पहले पैरालाइज होते हैं। यह भी देखा गया है यह मेल्स में ज़्यादा होता है। मेल में यह बीमारी ना केवल ज़्यादा देखा गया है बल्कि मेल में जो इसका रूप है वो ज़्यादा विकृत और ज़्यादा गंभीर रूप में होता है। फीमेल में इसका जो रूप है वो थोड़ा सा कम गंभीर होता है। अभी जो पटना में बच्चा है आयांश, उसमें ये बीमारी दिख रही है, वो अपना सर जो है उसको संभाल नहीं पा रहा है। जी, मैंने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बगल का मसल्स पहले पैरालाइज होगा, दूर का मसल्स नहीं। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी गर्दन से लेकर के हमारे कमर तक होता है। यह हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेचुरली जो हमारा नेक मसल्स है, जो हमारे गर्दन को होल्ड करके सीधा रखता है, वह पहले पैरालाइज होगा। इस वजह से वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसको सर हम लोग समझते हैं अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, जी, तो इसको समझेंगे तो ये एरिया जो यह जो हिस्सा है ये खोपड़ी के पीछे का हिस्सा है जी, और यह गर्दन का हिस्सा है। नेचुरली इसके बगल का मसल्स जो कि हमारी खोपड़ी को पकड़ के रखता है, समान रूप से संभालता है, वह मसल्स काम नहीं कर पा रहा है, वह लकवाग्रस्त है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स उसको आदेश नहीं दे पा रहे हैं होल्ड करके रखने का। उस बीमारी की वजह से उस न्यूरॉन से, जो न्यूरॉन हमें आदेश देता है कि भाई आप ऐसा करो,
मगर चूंकि वह न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है तो वह मसल्स काम नहीं कर रहा है। कौन सा वो पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होता है? देखिए, एज ग्रुप की बात करेंगे तो यह टोटल 4 तरह का होता है यह बीमारी। जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा सीवियर है और सबसे कम उम्र में होता है। ये बीमारी जितने कम उम्र में अपीयर होगा उसका दुष्परिणाम उतना घातक होगा, और यह बीमारी जितने देर में सामने आएगा उसका परिणाम उतना बेहतर होगा। मतलब यह बीमारी अगर पहले कम उम्र में आ गया तो परिणाम घातक। जितना कम उम्र होगा मरीज का पहला सिम्टम आते समय, उसका जो इलाज है वो उतना कठिन होगा, शायद नहीं होगा। ऐसे कोई उदाहरण है जो मतलब जैसे छोटे बच्चों के मतलब छोटे बच्चे इस बीमारियों से ग्रसित हैं, ये खबरों में दिखाया जा रहा है। ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई अधिक उम्र के लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा साफ शब्दों में, यह जितनी देर से अपीयर होगा आपका परिणाम उतना अच्छा होगा। तो वैसा कोई सदस्य जो देर से हुआ है, बिल्कुल ठीक से मैं नहीं बता सकता, मगर मुझे जो पता है हमारे एक साइंटिस्ट मिस्टर हॉपकिंस जो हैं, उन्हें ये बीमारी है और वो देर से अपीयर होने की वजह से वह सर्वाइव भी कर रहे हैं और काफ़ी विज्ञान के लिए रोचक कार्य भी कर रहे हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है सर? देखिए, इस पर लेकर के कुछ लोगों का अलग अलग राय है। कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स इसको लेकर आई है 4-5 तरह की, मगर ऐसा कोई दवा नहीं आया जो 100% फुल प्रूफ हो। हर दवा का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। कुछ दवाएं काफ़ी कारगर भी हुई, कुछ अभी भी रिसर्च प्रोसेस में है। मगर टाइप 1 या अर्ली एज ऑनसेट जिस भी किसी में हुआ है उसमें इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला है। मतलब इसका ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी रेट बहुत कम है। बहुत कम। तो अभी हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रमवीर जी और इन्होंने इस बीमारी से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ दी।